आज हम राणा सांगा से संबंधित अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे जो कि बाबर से जुड़ा हुआ है। यद्यपि इस समय तक राणा सांगा ने भारत के शक्तिशाली सुल्तानों और राजाओं को पराजित कर संपूर्ण भारत में अपनी ख्याति अर्जित कर ली थी, किंतु अब उसे अपने ही समान एक साहसी और पराक्रमी से मुकाबला करना था, जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की गणना उस वक्त एशिया के श्रेष्ठ और सम्मानित शासकों में की जाती थी। बाबर ने भी राणा सांगा की भांति ही जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। मध्य एशिया में फरगना और समरकंद के अपने पैतृक राज्य खोने के बाद वह काबुल का नया राज्य प्राप्त करने में सफल रहा था, किंतु बाबर जैसा महत्वाकांक्षी शासक छोटे से काबुल राज्य से संतुष्ट नहीं रह सकता था। अतः जब वह मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा तो उसने हिंदुस्तान को जीतने का निश्चय किया। संयोगवश उसी समय सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता लड़खड़ाने लग गई थी। इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अनेक लोदी सरदार असंतुष्ट होकर उसके विरोधी बन गए थे और उनमें से कुछ लोदी सरदारों ने बाबर से भी सहायता मांग ली थी। बाबर इसी अवसर के इंतजार में था, अतः लोधी सरदारों का निमंत्रण मिलने पर उसने हिंदुस्तान को जीतने और वह अपना साम्राज्य स्थापित करने का संकल्प ले लिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर मार दिया और इस निर्णायक विजय के फलस्वरूप बाबर दिल्ली आगरा का स्वामी भी बन गया था। किंतु भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए बाबर की यह विजय पर्याप्त नहीं थी। पानीपत की विजय के बाद भी बाबर अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। बिहार, उत्तर प्रदेश में अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में अपने को संगठित कर रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत शक्तिशाली थे। अतः भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने और सर्वोच्च सत्ता ग्रहण करने के लिए इन सभी शक्तियों को परास्त करना अनिवार्य था। बाबर के विचार में वह अफगानों से भी अधिक राणा सांगा को खतरा समझता था, क्योंकि बाबर के समान राणा सांगा भी भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने की आकांक्षा रखते थे। अतः बाबर ने पहले राणा सांगा से निपटने का निश्चय किया और उसी के अनुसार अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। बाबर और राणा सांगा के बीच संघर्ष के कारण। पहला, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध का कारण राणा सांगा द्वारा संधि भंग करने और विश्वासघात को बताया। बाबर ने लिखा है कि जब हम लोग काबुल में थे तो सांगा के दूत ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की और यह निश्चय हुआ था कि सम्मानित बादशाह उस ओर दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर देगा। मैंने इब्राहिम को पराजित भी कर दिया, दिल्ली आगरा पर अधिकार भी जमा लिया, किंतु इस काफिर के किसी और हिलने के चिन्ह भी दृष्टिगत नहीं हुए। इसी कथन को आधार बनाकर रसब्रुक विलियम सहित कुछ इतिहासकार राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं और दोनों के मध्य संघर्ष का मूल कारण भी इसे ही बताते हैं। लेकिन बाबर ने राणा सांगा पर जो आरोप लगाया वह मूल तथ्यों से परे प्रतीत होता है। वस्तुतः राणा सांगा ने अपना कोई दूत बाबर के पास काबुल नहीं भेजा था। इस कथन के समर्थन में कई तर्क दिए जा सकते हैं। यदि सांगा ने अपना दूत बाबर के पास भेजा होता तो बाबर के अतिरिक्त अन्य समकालीन मुगल या अफगान लेखकों ने इसका अवश्य उल्लेख किया होता। चूँकि बाबर के अतिरिक्त किसी भी समकालीन इतिहासकार ने इसका उल्लेख नहीं किया है, अतः सांगा द्वारा दूत भेजने की बात मान्य नहीं हो सकती। बाबर को सांगा के सहयोग की आवश्यकता थी, न कि सांगा को बाबर के सहयोग की। राणा सांगा, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को पहले ही परास्त कर दिया था और तथा उसके प्रभुत्व की तूती उत्तर भारत, मध्य भारत, गुजरात, मालवा में भी बोल रही थी, उसे बाबर को आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता ये बाबर को ही हो सकती थी, क्योंकि वह एक अनजान देश में आ रहा था, इसलिए बाबर ने ही सांगा के पास अपना दूत भेजा था। दूसरा, राणा की हिंदुस्तान में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाह्य शक्ति की कदापि आवश्यकता नहीं थी और यह राजपूतों की परंपरा के प्रतिकूल बात भी थी। तीसरा, बाबर ने अपनी आत्मकथा में आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी से की गई संधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया है।
फिर उसने राणा सांगा के साथ की गई संधि या समझौते का विवरण क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। चौथी, यदि सांगा बाबर के साथ कोई समझौता करता तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम के विरुद्ध बाबर की सहायता अवश्य करता, क्योंकि राजपूत वचन के पक्के होते थे। पांचवा, यदि राणा ने बाबर को आमंत्रित किया होता तो इब्राहिम का छोटा भाई महमूद लोदी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ नहीं होता। अतः बाबर और राणा सांगा के बीच कोई संधि या समझौते की बात निराधारी प्रतीत होती है। खानवा के युद्ध में महमूद लोदी का राणा सांगा के साथ भाग लेना ये प्रमाणित करता है कि राणा दिल्ली के तख्त पर बैठने की आकांक्षा नहीं रखता था, बल्कि महमूद लोदी को दिल्ली के तख्त पर बिठाकर राजनीति की शतरंज पर अपने मोहरों के रूप में प्रयुक्त करना चाहता था। अतः राणा ने बाबर का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर पाराशर की मान्यता है कि खानवा युद्ध के पहले राणा सांगा के रणथंभौर पहुंचने पर बाबर ने रायसेन के शासक सलदी तंवर के माध्यम से राणा से संधि करनी चाहिए थी, किंतु बाबर ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसे क्रुद्ध होकर बाबर ने सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया। दूसरा कारण, राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष था। बाबर द्वारा पानीपत का युद्ध जीतने से पहले सांगा का विचार था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की भांति दिल्ली सल्तनत को लूटकर और वहां से धन बटोरकर वापस चला जाएगा। किंतु पानीपत के युद्ध के बाद जब बाबर ने अपने सेना नायकों की राय के विरुद्ध भारत में ही रहने का निश्चय कर लिया, तब सांगा ने सोचा कि बाबर उसके लिए भयंकर प्रतिद्वंदी सिद्ध हो सकता है। अतः उन्होंने बाबर को चुनौती देने का निश्चय कर लिया। तीसरा, पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा की गतिविधियों ने बाबर को राणा सांगा से लड़ने के लिए विवश कर दिया था। पानीपत के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय की सूचना मिलते ही राणा सांगा ने राजस्थान के उन भूभागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जो कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। सांगा ने रणथंभौर से 10 मील दूर खंडार के दुर्ग और इसके आसपास के लगभग 200 गांवों पर भी अधिकार कर लिया, जिससे कि इस क्षेत्र के अनेक मुस्लिम परिवारों को बेघर होना पड़ा था। इससे बाबर का क्रोधित होना स्वाभाविक है। चौथा कारण, राणा सांगा और बाबर के बीच वैमनस्य का एक अन्य कारण सांगा द्वारा बाबर के अफगान शत्रुओं को आश्रय और सहयोग देना था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी राणा सांगा की शरण में पहुंच चुका था तथा कुछ विद्वानों के अनुसार सांगा ने उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया था। हसन का मेवाती भी अपनी सेना सहित राणा सांगा के पास आ गया था। सांगा ने बाबर के इन शत्रुओं के साथ मिलकर बाबर को भारत के बाहर खदेड़ने की योजना पर विचार विमर्श आरंभ कर दिया था। यह अफगान राजपूत गठबंधन बाबर के लिए एक भयंकर चुनौती थी तथा बाबर के भयभीत होने का कारण भी था। बाबर चाहता था कि अन्य अफगान राणा से सहयोग करें और उसके पहले ही राणा की शक्ति को नष्ट कर दिया जाए। पांचवा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों के बीच संघर्ष का कारण दोनों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा थी। राणा अपने आप को हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक समझता था। उसका मानना था कि बाबर का सत्ता संपन्न होना हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए घातक है। इसके विपरीत बाबर अपने आप को इस्लाम धर्म का पोषक मानता था। डॉक्टर शर्मा का यह कथन ठोस प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये सांगा हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षार्थी बाबर से युद्ध करता तो वह अफगानों का सहयोग कभी प्राप्त नहीं करता। दूसरी ओर बाबर भी इस्लाम के अनुयायी अफगानों का रक्त बहाकर सांगा का राज्य नहीं छीनता। वस्तुतः दोनों ही भारत में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करना चाहते थे और इस राजनीतिक उद्देश्यों में धार्मिक भावना का कोई स्थान नहीं हो सकता। यदि इस दोनों के मन में इस प्रकार की भावना का कुछ अंश भी रहा होता तो वो नगण्य ही कहा जाएगा। खानवा का युद्ध। सांगा अपनी शक्ति का संगठन कर अपने राज्य विस्तार की योजना में व्यस्त था तो बाबर राणा सांगा का सामना करने के उपाय में लग रहा था। उसने शीघ्र ही इधर उधर गई हुई अपनी सेना को एकत्रित करना प्रारंभ किया। अन्य स्थानों से तुर्की सरदारों और शहजादे हुमायूं को भी जौनपुर बुला लिया। 5 दिन आगरा में ठहरकर सीकर की ओर वह बढ़ा, जहाँ पानी और रसद जुटाने की व्यवस्था की गई थी। वह स्वयं मोर्चाबंदी करने लगा।
अभाग्यवश इसी समय बयाना के युद्ध से लौटे हुए सिपाहियों ने राजपूतों की युद्ध कौशल की प्रशंसा करना शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप बाबर की सेना में एक भय और आतंक का वातावरण बन गया। इन्हीं दिनों काबुल से आने वाले ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने ये प्रचार करना आरंभ कर दिया कि बाबर के ग्रह उसके अनुकूल नहीं है। मुगल सेना में पहले से ही भय और निराशा छा रही थी। इस प्रकार की भविष्यवाणी ने सैनिकों को और हतोत्साहित कर दिया। स्थिति को काबू में लाने के लिए बाबर ने एक युक्ति से काम लिया। उसने धर्मदा के विरुद्ध अपनाए गए आचरणों को प्रायश्चित करने का एक उपयुक्त अवसर समझा और 25 फरवरी 1527 को शराब न पीने की प्रतिज्ञा की। जितने भी सोने चांदी की सुराहियां और प्याले व अन्य इससे संबंधित उपकरण थे, इन्हें तुड़वा दिया गया और गरीबों में बांट दिया गया। जीवन मरण की घटना को साधारण बताते हुए उसने एक भाषण भी अपने सैनिकों के समक्ष दे डाला, जिसमें उन्हें जीवन का सदुपयोग करने की प्रेरणा मिले। वास्तव में इस युक्ति की अच्छी प्रतिक्रिया हुई। हताश सैनिकों में नए जोश का संचार हुआ और वे फिर लड़ने के लिए कटिबद्ध हो गए। उनमें नया बल पैदा करने के लिए उसने कुछ सिपाहियों को अंधेरे अंधेरे काबुल के मार्ग से गुजरने के भी आदेश दिए, जिससे सैनिकों में यह भय पैदा हो जाए कि बाबर के पास सैनिकों का जत्था भी आ रहा है। इस दृढ़ प्रतिज्ञा को लेकर बाबर खानवा के मैदान में आ डटा। यहाँ खाया खोदी गई तोपों की गाड़ियों की जंजीरों से बांधा गया। गोलंदाजों और बंदूकचियों और घुड़सवारों को लगभग उसी तरह जमाया गया जैसा कि पानीपत के मैदान में उन्हें जमाया गया था। बाबर स्वयं रिजर्व की सभी व्यवस्था के निरीक्षण के लिए भी रहा। दूसरी तरफ राणा सांगा, जिसको जगह जगह सफलता ही मिलती जा रही थी, जातीय गौरव और शौर्य के भावावेश में सने सने शत्रु का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। 16 फरवरी 1527 की बयाना विजय के बाद सांगा ने टेढ़े मेढ़े लंबे रास्ते को चुना और 13 मार्च 1527 को खानवा के निकट पहुंचा, जहां उसके इस अनावश्यक विलंबन ने बाबर को सैन्य संगठन के लिए अच्छा अवसर दे दिया था। सांगा के लिए अब सेना के जमाव को बहुत कम अवसर था और युद्ध स्थल भी ऐसा बचा था कि जो सैन्य दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं था। सांगा की सेना में महमूद लोदी, मारवाड़ के राव गांगा की सेना, आमेर के राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, बागड़ का उदय सिंह, मेदिनी राय, बीकानेर का कुंवर कल्याणमल आदि योद्धा ससैन्य उपस्थित थे। राणा ने परंपरागत रूप से इन्हें 4 भागों में विभाजित कर स्वयं हाथी पर बैठकर सेना संचालन का कार्य संभाला। इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था भी ठीक से नहीं जम पाई थी और 17 मार्च 1527 ईस्वी युद्ध प्रारंभ हो गया। पहली मुठभेड़ में यद्यपि राजपूत आग बाजी ले गए थे, किंतु क्रमशः मुगल सेना बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप राणा के कई वीर खेतरे स्वयं राणा तीर लगने से मूर्छित हो गया और जिसे बाद में उसी अवस्था में दूर ले जाया गया। बचे हुए राजपूत सैनिक लड़कर काम आए और विजयश्री बाबर के हाथ लगी। अपने शत्रुओं के हथातों की खोपड़ियों को बटोर कर मीनार खड़ी की गई और इस अवसर पर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में राणा की पराजय के कारण। राजपूत पक्ष के इतिहासकार राणा की पराजय का कारण सलीदी तबर का शत्रुओं से मिलना बताते हैं, किंतु इसका मुख्य कारण मानना ठीक नहीं है, क्योंकि सलीदी ने राजपूत दल को राणा युद्ध स्थल के प्रयाण के बाद बदला था, जब राजपूत अपना अंतिम प्रयत्न कर रहे थे। इस समय तक पराजय निश्चित हो चुकी थी। हार के कारणों में प्रथम, राणा की सेना के विविध वंशीय सैनिक थे, जिन्होंने अपनी अपनी मान्यता के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हुए थे, जिनका संबंध जितना राणा से न था उतना अपने वंशीय नेता से था। ऐसी स्थिति में संपूर्ण सेना पर राणा का प्रभाव नाम मात्र का ही था। इसी प्रकार की सेना में अनुशासन का एक सूत्र न रहना संभव नहीं था। प्रत्येक दल अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए अपने ढंग से लड़ता था, जिसका संपूर्ण समूह से कोई तारतम्य नहीं बैठता था। ऐसी सेना एक अव्यवस्थित भीड़ से किसी प्रकार कम नहीं थी। इसके विपरीत बाबर का सैन्य बल एक नेतृत्व को स्वीकार करता हुआ अनुशासित रूप से लड़ रहा था। अनजान देश होने से उनमें लड़ने की लगन राजपूतों की तुलना में अधिक थी। यदि राजपूत हारते हैं तो उन्हें अपने देश में जीवित रहने के बहुत से ठोर थे, लेकिन मुगल सैनिकों के लिए यहाँ कोई अन्य स्थान नहीं था।
राजपूत अधिकांश पैदल सैनिक के रूप में थे, जबकि मुगलों की सेना अधिकांशतः घुड़सवारों की थी। द्रुत गति और पैंतरों की चाल में पैदल और घुड़सवारों का कोई मुकाबला नहीं था। इसी तरह से बारूद के प्रयोग तोप और बंदूकों की तुलना में तीर, कमान, भाले, तलवार, बर्छियाँ आदि निम्न प्रकार के अस्त्र थे जो तीर गोली का जवाब नहीं दे सकती थी। दोनों की युद्ध पद्धति और मोर्चों की जमावट में भी बहुत अंतर था। मुगल रिजर्व और घुमाव पद्धति को प्रधानता देते थे जब और बारी बारी से इनका प्रयोग करते थे। साथ ही साथ इनमें तोपों और घुड़सवारों के आक्रमण विधि में एक संतुलन भी था। राजपूत एक धक्के की विधि से शत्रु दल में भगदड़ पैदा कर सकते थे, किंतु उनके प्रत्याक्रमण का प्रत्युत्तर देने में असमर्थ थे। मुगल सेना में रिजर्व पक्ष भी था जो समय रहते युद्ध का संचालन करता था। वहीं राजपूत नेता हाथी पर बैठकर स्वयं सभी वारों को शीघ्र से शिकार बन गया था। सांगा ने भी अनेक नए सैनिकों के अनुभव को अपनी सैन्य व्यवस्था में स्थान नहीं दिया था, क्योंकि राजपूत सैनिक परंपरागत युद्ध विधि से परिचित थे और उसी में विश्वास रखते थे। मुगल सैन्य व्यवस्था एक परिष्कृत सैनिक व्यवस्था थी। इसमें अफगानों, उज्बेकों, तुर्कों, मंगोलों, फारसी, भारतीय आदि युद्ध प्रणालियों को समावेश किया गया था। ऐसी स्थिति से पुरातन और नवीन पद्धति की कोई तुलना नहीं थी। सांगा ने बयाना और खानवा की घटना के बीच लगभग 1 मास का अवसर देकर शत्रु को सचेत कर अपना ही अहित किया था। विजय की मस्ती में राणा अपनी आने वाली पराजय की आकांक्षा को भूल गया था। यह विस्मृति राजपूत प्रतिष्ठा के लिए अंत में घातक सिद्ध हुई थी। एल्फिस्टन ने लिखा है कि यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाते उनकी विजय निश्चित थी। ओझा के अनुसार इस पराजय का मुख्य कारण मानना सांगा का प्रथम विजय के बाद ही तुरंत युद्ध न करके बाबर को तैयारी का पूरा अवसर देना था। यदि वह बयाना की पहली लड़ाई के बाद ही आक्रमण करते तो उनकी जीत निश्चित ही थी। खानवा युद्ध का महत्व। खानवा युद्ध का परिणाम और महत्व बहुत महत्वपूर्ण थे। इससे राजपूतों के हाथ से राजसत्ता निकलकर मुगलों के हाथ में चलेगी, जो लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक उनके पास बनी रही। वहाँ से उनका उत्तरी भारत का राजनीतिक संबंध और मध्य एशियाई देशों में पुनः स्थापित हो गया। भारतीय उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का नया अध्याय यहीं से प्रारंभ हुआ। युद्ध शैली में एक नवीन मार्ग का सामंजस्य खुला। जब परास्त राजपूतों ने देखा कि उनके प्राचीन अस्त्र शस्त्र गोला बारूद के समक्ष नगण्य है, मुगलों के इस प्रथम राजपूत संपर्क ने इस ओर संकेत किया कि वे परास्त तो हो चुके हैं, परंतु उनकी शक्ति थी जिससे को कभी न कभी मान्यता देनी थी। खानवा की पराजय में राजपूतों का सर्वनाश था, किंतु फिर भी उनमें संगठन था। इस युद्ध में राजपरिवार के कई प्रमुख व्यक्ति मारे गए। लगभग थोड़े समय में उनकी शक्ति अकबर के लिए एक समस्या भी बन गई थी। बाबर की हिम्मत इनको आगे बढ़कर समाप्त करने की भी नहीं रही। सदियों से प्राप्त प्रतिष्ठा को इस युद्ध से बहुत धक्का पहुंचा, जिसको समय की गति न भुला सके। सांगा के अंतिम दिन। मूर्छित अवस्था में सांगा को पालकी में बसवा लाया गया। जो ही उनको होश आया, उन्होंने युद्ध स्थल जाने के लिए तैयारी करनी प्रारंभ कर दी, किंतु जब उन्हें वस्तु स्थिति से परिचित कराया गया तब उसने बाबर को परास्त किए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया। जब वह अपने मंतव्य की सिद्धि नहीं कर लेता, उसने पगड़ी बांधने से भी मना कर दिया। केवल एक चीरा लपेट कर रहने लगे और दूसरे युद्ध की तैयारी में करने लगे। अपने चारों और अपने सामंतों को रणस्थल में उपस्थित होने के लिए भी पत्र लिखे और स्वयं इरिच के मैदान में बाबर से टक्कर लेने के लिए आ गए। जब उनके साथियों ने देखा कि इस प्रकार की पराजय से मेवाड़ का सर्वनाश होगा, तो उन्होंने मिलकर उसे विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 सांगा की मृत्यु हो गई। उनका शव कालपी से मांडलगढ़ लाया गया, जहाँ उनका समाधि स्थल आज भी है।